बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद अनवारुल हसन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच के साथ बराह रास्त पीटीवी न्यूज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से। नाज़रीन, ब्रॉडशीट का मामला खबरों में मुसलसल आ रहा है और आज इस हवाले से एक अहम पेशरफ्त हुई। हुकूमत ने फैसला किया कि ब्रॉडशीट से मुतल्लिक जो दस्तावेज़ात हैं इन्हें पब्लिक किया जाए और वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतिसाब शहजाद अकबर साहब ने इसकी टाइम लाइन भी शेयर की। सेनेट में भी उन्होंने खिताब किया, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उन्होंने बताया कि किस तरह दिसंबर 2000 में इस हवाले से मुआहदा हुआ ब्रॉडशीट और नैब, उस वक़्त की नैब के दरमियान। लेकिन फिर ये जून में मुआहदा होता है 2000 में। दिसंबर 2000 में परवेज़ मुशर्रफ जो साबिक सदर थे उस वक़्त के और नवाज शरीफ साहब के दरमियान मुआहदा होता है और वो बाहर चले जाते हैं सऊदी अरब। फिर 20 मई 2000 और फिर 2003 में ब्रॉडशीट से जो मुआहदा है उसको मनसूख कर देती है नैब। साथ में उन्होंने बताया कि दो मुआहदे थे, एक ब्रॉडशीट के साथ एक था और एक IAR कंपनी के साथ भी था। फिर दोबारा ज़ाहिर बात है जब ये मुआहदे ख़त्म किए गए तो उनकी वाजिबुल अदा रकम थी, कोई उस हवाले से मुआहदात में चीज़ें थीं जिस पर वो सेटलमेंट करना चाहते थे। खैर बार कैफ टू कट इट शॉर्ट ये मामला चला, इसमें बहुत से साल लगे। एक $1.5 मिलियन की पेमेंट भी हुई ब्रॉडशीट को। बाद में ब्रॉडशीट ने कहा कि वो पेमेंट तो सही शख्स को नहीं हुई थी, दोबारा वो सेटलमेंट के लिए आए, उन्होंने बरतानवी अदालत से रुजू किया और इस तरह अगस्त 2016 में जब नून नवाज लीग ही की हुकूमत थी तो पाकिस्तान के खिलाफ वाजिबुल अदा रकम करने का जो दावा ब्रॉडशीट ने किया था वो मंजूर हो गया। फिर वो उसके बाद दोबारा गवर्नमेंट जो है अपील में गई। अपील में जाने के बावजूद जो एक हुक्म था वो अबूरी हुक्म सामने आया सर एंथोनी जो आर्बिट्रेशन के जज थे उनकी जानिब से कि आपको ये रकम अदा करनी है, जिस पर फिर शहजाद अकबर साहब ने बताया कि दिसंबर 2020 में $29 मिलियन की रकम अदा की गई। इसमें उन्होंने ये भी बताया कि चूंकि ये लीगल मामला तवालत का शिकार रहे इसलिए इसकी रकम में भी बतदरीज इजाफा होता रहा और $5000 रोजाना उस पर इंटरेस्ट भी पे करना था, लिहाजा ये रकम दी गई। उनका लुबे लुबाब ये था कि माजी के NROs और करप्शन की वजह से अवाम को के टैक्स पेयर मनी जो है वो इस की नज़र हो गए। इस हवाले से ज़रूर हम गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बड़ा अहम ये मामला है। दूसरी तरफ पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की स्टीयरिंग कमेटी का भी आज इजलास हुआ और कल इस्लामाबाद के रेड जोन में, PTV भी रेड जोन में है बाय द वे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बाहर PDM के जो हिज़्ब इख्तिलाफ का इत्तेहाद है वो एहतजाज करने जा रहे हैं और उनका एहतजाज ये है कि जो PTI का फॉरेन फंडिंग केस है जो इल्तिवा का शिकार है उनके मुताबिक पिछले 6-7 साल से, उसका फैसला होना चाहिए। साथ में आज नून लीग और पीपल्स पार्टी के खिलाफ जो फॉरेन फंडिंग केस है उसकी भी समाअत होनी थी, उस पर अगली डेट पड़ गई। इनसे भी सवाल किए जा रहे हैं कि आप लोग अपना मनी ट्रेल दें। तो ये अहम मौजूआत इस पर गुफ्तगू करेंगे अगले सेगमेंट में जाके। फिर हम जो भारतीय सहाफ़ी है अर्नब गोस्वामी, उसकी जो व्हाट्सएप वीडियो और जो गुफ्तगू लीक हुई है उसमें जो पुलवामा पे फॉल्स फ्लैग भारत की तरफ से ऑपरेशन किया गया और फिर बालाकोट बहरान को अपनी इंतखाबी फतह के लिए इस्तेमाल किया गया, उस पर बात करेंगे। लेकिन पहले आपके लिए ये आप देख सकते हैं जो पुलवामा में एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और ये जिन्होंने नहीं अर्नब गोस्वामी को देखा, बड़ा ही बदनाम ज़माना सहाफ़ी है, पाकिस्तान के खिलाफ हमेशा बदज़बानी करता है, ये कह रहा है कि हमने टीवी की रेटिंग को बढ़ाना है और 23 फरवरी 2019 को गुफ्तगू कर रहा है इंडियन ब्रॉडकास्टिंग ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सरबराह से कि चैनल की रेटिंग को बढ़ाना है और कुछ पाकिस्तान के हवाले से बड़ा होने जा रहा है। तो इस पर हम जरा खुसूसी गुफ्तगू करेंगे अपने प्रोग्राम के सेकंड सेगमेंट में। पहले सेगमेंट में मुझे दो निहायत ही मोहतरम शख्सियात ने ज्वाइन किया है। सेनेटर नुमान वजीर साहब, आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, सेनेट ऑफ पाकिस्तान के रुकन, आज सेनेट में आप मौजूद थे जब शहजाद अकबर साहब ये तमाम गुफ्तगू कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत नवाजिश। हमें DSNG लिंक पर ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर पाकिस्तान के रुकन रह चुके हैं कमरान मुर्तज़ा साहब, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के साबिक सदर और जमीयत उलमा इस्लाम फजल रहमान के मरकज़ी रहनुमा। बहुत शुक्रिया नवाजिश कमरान मुर्तज़ा साहब। मैं नुमान वजीर साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। सर बताइएगा, जाहिर सी बात है आप भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद थे जब शहजाद अकबर साहब ये सारी तफसीलात शेयर कर रहे थे। अब सर इसका वे फॉरवर्ड क्या है फ्रॉम अ पब्लिक परस्पेक्टिव? $29 मिलियन का चले जाना और माजी के समझौते, मसलियतें, NROs उसकी नज़र हो जाना, जिसमें वो बता रहे थे कि $29 मिलियन में कोई $21 मिलियन तो नवाज शरीफ साहब के खातों में निकले, वो एवन फील्ड हो या दूसरी उनकी जायदाद हो, बाकी लोगों की जो शख्सियात हैं 6 वो $1 मिलियन बनते हैं। सर तो एक आम आदमी के पर्सपेक्टिव से सवाल ये है कि नवाज शरीफ से तो कोई चीज़ बाजियाब हुई नहीं, अलबत्ता हमारे $29 मिलियन जो है वो वहां चले गए और फोरफीट हो गए। क्या कहेंगे नुमान वजीर साहब? बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया अनवर साहब। पहले तो ये कि
ये केस जैसे आपने ही बताया कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में ये केस बना था और उसके बाद PMLN के ज़माने में इसकी प्रोसीडिंग्स भी काफ़ी डिटेल में हुई और उस वक्त जो जजमेंट भी आया, कुछ चीज़ें भी पता चली कि ये चीज़ें मुल्क से बाहर ये पाकिस्तानी लोग लेकर इन्हें बाहर एसेट्स बनाए हुए। इस कंपनी को जो हायर किया गया था इसका सिर्फ काम ये था कि टू आइडेंटिफाई कि ये पाकिस्तानी किन किन लोग, 200 लोगों के नाम दिए गए थे जी ये 200 लोग हैं, इनके आइडेंटिफाई करें इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है। और सरप्राइजिंगली सबसे ज्यादा 80% प्रॉपर्टी उसे आइडेंटिफाई की जो नवाज शरीफ और उसके खानदान की प्रॉपर्टी, जी और उसके ऊपर जो मायदा था, एग्रीमेंट जो था, उसके 20% अमाउंट इस आदमी को देना था जिसने ये करनी थी, या जो ब्रॉडशीट कंपनी जो थी, जो उसका ओरिजिनल मालिक था वो तो खुदकशी करके मर गया था। ये दूसरा ईरानी ना है जो उसका ओनर है, उसको जो कावे मुसावी जी मुसावी, ये मुसावी उस वक्त मुसावी नहीं था, ओरिजिनल एग्रीमेंट में कोई और था अच्छा जिसने सुसाइड कर दिया था बाद में। एनीहाउ, तो ये सारा कुछ जो भी था, ये सारा जब नवाज शरीफ को पता चला कि ये तो यही फंस रहा है बीच के अंदर, तो उसने अपना आप को बिल्कुल क्लियर कर अपने आप को निकाल ही लिया इसके अंदर से, इसको केस को खामोश कर दिया, उसको कहा कि बस ज्यादा इंक्वायरी ना करो। लेकिन उसका अपना क्लेम था कि मैंने तो, आपने जो मुझे टास्क किया गया था नैब ने, मैंने तो लोगों को पता कर कर यही चीजें आपको बता दी, ये लोग हैं, अब मेरा हक बनता है, मेरा कानूनी राइट है, एग्रीमेंट के मुताबिक आपने मेरे पैसे देने। उस वक्त PMLN की हुकूमत ने उस वक्त उसको पैसे ही नहीं दिए, आर्बिट्रेशन में गया, सर एंथनी आर्बिट्रेटर था, उसने फैसला दिया कि आपने देने ही देने। तो वो नहीं देते तो $5000 पर दिन का जुर्माना भी लगता रहता। तो आपने अपनी इंटरनेशनल अपनी साख रखनी थी और अपनी कमिटमेंट को पूरा करना था, आपने ये पैसे भी देने थे और इस पर $5000 भी पर दिन देने पड़ेंगे अगर हम ना देते। तो उसको रखते हुए हमने इंटरनेशनल अपना पाकिस्तान की प्रेस्टीज को रखते हुए ये अमाउंट पे किया गया। लेकिन जो सब अच्छी चीज क्या होगी इसके अंदर, आज अच्छा जो सबसे अच्छा जो सरप्राइजिंग चीज नजर आई कि दोनों PMLN ने जानबूझकर तो नहीं, मेरा गलती से उन्होंने कहा कि जी इसमें सेनेट का हाउस ऑन द होल की कमेटी बन जाए, यानी सारे सेनेटर एक कमेटी बन जाए और इसको ये ब्रॉडशीट की जो डिसीजन है, आर्बिट्रेशन का जो डिसीजन, सर एंथनी का डिसीजन है, इसको एनालाइज किया जाए, उन लोगों को बुलाया जाए और उसका सारा करके फिर इसके बारे में बात की जाए और एग्रीमेंट क्या था वो सारा कुछ देखा जाए। तो उन्होंने कहा तो ट्रेजरी तो हम तो खुद तैयार बैठे थे, मतलब इससे और क्या बेहतर हो सकता है, आप ले आए सारी चीजें लाए। अब ये सारा कुछ आएगा कमिटी ऑफ द होल, यानी सारी सेनेट बैठेगी और वो सेनेट सेशन नहीं होगा, कमेटी का सेशन होगा जिसके अंदर सब एक लेवल पर बैठकर बात करेंगे, हर आदमी अपनी इनपुट देगा, लोग आएंगे, बातें करेंगे, एविडेंस देंगे और CPC के मुताबिक आप किसी को भी बुला सकते हैं इस कमेटी के अंदर, वो आकर बात करें तो बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया। पाकिस्तान की अवाम को पता चलेगा कि चोर कौन थे, जो हम तो ये कहते हैं ना, PTI वाले कहते हैं कि चोर 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 कहते हैं, अब तो सामने आ जाएगा और सारे लोग सामने बैठे होंगे। मेरे ख्याल में ये तो सबसे ज्यादा नुकसान इस केस में PMLN को होगा और नवाज शरीफ और शरीफ खानदान को सबसे ज्यादा नुकसान इसके अंदर होगा। बाकी कुछ थोड़ा बहुत करप्शन बीच में सियासतदानों ने भी की हुई है, ब्यूरोक्रेट्स ने भी की है, फौजी जर्नलों ने भी की हुई है, वो बड़ा एक माइनर सा अमाउंट है लेकिन उनकी भी है। मेजर इसका है 80% शरीफ खानदान का है, जो बिल्कुल क्लियर हो गया। और दूसरा नुमान भाई, फिर मेरे कामरान मुर्तजा साहब के पास जाना है। जो कमेटी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बनाई है काबीना की, और वो 48 घंटों में बताएगी, फायदा देने वाले और फायदा उठाने वाले तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। तो फायदा देने वालों को भी निशानदेही होना चाहिए, स्टार्टिंग फ्रॉम फॉर्मर प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ एंड ऑल द नैब चेयरमैन। देखिए, वो जो ब्रॉडशीट का तो पॉइंट ऑफ व्यू भी यही है कि जी आपने तो उनको NRO देकर उनको छोड़ दिया, उनके सारी जो चोरी थी उसका आपने कवर दे दिया। ब्रॉडशीट वाला कहता है, मुसावी ये कहता है कि मेरा क्या NRO से ताल्लुक, मैंने तो आपको बता दिया कि ये चोर है। और लंदन की अदालत में और आर्बिट्रेशन ने सब ने ये बता दिया कि ये शरीफ खानदान चोर है, ये चोर है। हम नहीं कहते, PTI छोड़े, दुनिया कह रही है, लंदन का कोर्ट कह रहा है, आर्बिट्रेटर कह रहा है कि ये चोर है। आपने उसको, मुशर्रफ ने NRO देखो छोड़ दिया, वो कहता है कि मेरा से कोई काम नहीं, मेरा तो एग्रीमेंट था पता करना, मैंने तो आपको बता दिया, मेरे पैसे आप $29 मिलियन दें, जो हमने दिए दे भी दिए, उसको देने चाहिए, दे भी। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान PMLN को और शरीफ खानदान तो इसके बाद नजर भी नहीं आएगा, खत्म होकर रह जाएगा। चले, मैं जरा कामरान मुर्तजा साहब का भी नुक्ते नजर। जी कामरान भाई, आप बताइएगा, आज बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब बता रहे थे कि वी हैड नो अदर चॉइस,
हमें ये एक रकम देनी थी, हमने $29 मिलियन दे दी और हम तो भुगत रहे हैं जो माजी में जो कुछ हुआ, जिस तरह की व्हीलिंग और डीलिंग हुई। तो ये आपके सामने सेंटर साहब कह रहे हैं, अब कमेटी ऑफ द होल भी इसको देखेगी, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी देख रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब ने भी एक कमेटी काबीना की तश्कील दे दी है। तो एक बहुत बड़ी चार्जशीट आ गई है। नून लीग और अपोजिशन, जाहिर बात है अब नून लीग पीडीएम का हिस्सा है, आप भी पीडीएम में। जी कामरान साहब। मामला इतना सादा नहीं है। अच्छा। इसमें सारा आपको इसका बैकग्राउंड देखना पड़ेगा कि ये कंपनी जो है ना बनी है तो कब बनी है। इसमें इस कंपनी का जो है ना कंपनी ने कब तक जो है ना इसको इंक्वायर किया, कंपनी से कोई बेनिफिट जो है ना वो हमें मिला है या नहीं मिला मुल्क को। और अल्टीमेटली जो है ना वो इस अवार्ड के आने से पहले ये अमाउंट जो है ना ये 29 मिलियन वाली ये रिलीज़ कैसी हो गई। ये बहुत सारी चीज़ें देखने वाली हैं। ये इतना आसान नहीं है कि किसी को चोर चोर कह दें। मुमकिन है कोई भी चोर हो सकता है, हम भी चोर हो सकते हैं, कोई और भी चोर हो सकता है, मगर इस तरह से चोर चोर कहने से चोर नहीं होगा। यहाँ पे शोर मचेगा और ये अल्टीमेटली जो ना ये शोर में बहुत कुछ सामने आएगा। हुआ ये था जो इसकी बिगनिंग हुई थी कि मुशर्रफ के दौर में जब ये कंपनी बनी है वहाँ पे उसमें एक आला शख्सियत जो कानूनी हलकों से थी उसका भाई इस कंपनी में इन्वॉल्व था वहाँ पे इंग्लैंड में रिपोर्टेडली। और उसमें जो है ना ये फिर एक लाइजान था उसमें, ये उसी वक्त से ये कमिश्ने और सारा कुछ मामला चल रहे थे। फिर उसके बाद ये मामला चलता रहा, फिर किसी जगह पे जो है ना वो जाके टर्मिनेट हो गया। उससे पहले इस कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं है, 2 महीने पहले से ले लीजिए इसको ये जो कॉन्ट्रैक्ट जो ना अवार्ड हुआ। फिर उसके बाद जो है ना अभी इसमें अवार्ड आया नहीं था, जो सालसी फैसला जिसको आप कह लीजिए, सालसी फैसला आया नहीं था। और कैबिनेट ने जो ना वो पैसे जो 29 मिलियन वाले पैसे जो है ना ये पहले से जो है ना उनको अदा करने के लिए कह भी दिया और ये पैसे जो है वो आपके जो है ना वो सिफारती चैनल से चले भी गए। और ये अजीब सी बात है, ये यहाँ पे भी समझ नहीं आई। फिर उससे भी एक और अजीब बात समझ लीजिए कि इसी कंपनी के लोगों से वज़ीर आज़म की भी मुलाकात हो रही है और इस्टेब्लिशमेंट में जो मौजूद नुमाइंदे हैं उनसे भी मुलाकातें हो रही हैं। उनसे अगर मैं चाहूँ, इस मुल्क में साबिक सेनेटर रहा हूँ, साबिक प्रेसिडेंट रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट बार का, अगर मैं मिलना चाहूँ तो मैं भी शायद नहीं मिल सकता। अगर जफर अली क्यूसी की आप बात करें, उन्होंने अपने आप से इनको अलग बताया है। अगर आप जफर अली क्यूसी की बात करें, वो कह रहे हैं वो इसका हिस्सा नहीं है ब्रॉडशीट का। वो इसका हिस्सा नहीं है, बल्कि वो इनके नुमाइंदे थे और वो इस हिस्सा जो ना वो अब कह रहे हैं कि वो हिस्सा नहीं है। उन्होंने ये बात, आपने इमरान खान साहब की बात सुनी होगी कि उन्होंने अली जफ़र कह दिया था, इसको जफ़र अली है ना, तो उन्होंने कहा था कि मैंने उससे मुलाकात करके गलती की है। तो अब उसके बाद उसको कवर देने की कोशिश हो रही है। इमरान खान साहब का मैंने खुद जो है ना ये स्टेटमेंट जो है ना वो देखा है। अगर आप कहें तो आपको जो है ना वो चलवाया भी जा सकता है, आपको व्हाट्सएप भी किया जा सकता है। तो ये उसको गलती, एक दफ़ा तो गलती तस्लीम कर रहे हैं और उसके बाद उससे कहलवाया गया कि मैं ब्रॉडशीट का हिस्सा नहीं हूँ, मगर मिलता तो रहा है ना, और वो इसी आड़ में मिलता रहा है और इसी आड़ में सारा जो है ना वो मामला आगे के तय होते रहे। तो ये बदकिस्मती है हमारे इस मुल्क की बदकिस्मती है, इस मुल्क के अवाम की बदकिस्मती है कि उनको इस तरह से लूटा जा रहा है। चले मुमकिन है कि पहले वालों ने लूटा हो, मगर अब भी यही अटैम्प्ट हुई है। जो पहले वाली अटैम्प्ट अगर जो अलग हो रही है ना, वो आज भी वही अटैम्प्ट हो रही है और उसमें उसी तरह से कमिश्नों की बात हो रही है, उसमें जो ना किकबैक्स की बात हो रही है। और ये मेरा ख्याल है इससे जो छोटी हरकत जो है वो नहीं हो सकती हमारे पार्ट पे। मैं नुमान साहब ये बताइएगा, ये जो कह रहे हैं कि जो $29 मिलियन की अप्रूवल हो गई पहले, और इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन काउंसिल, और फिर जफर अली क्यूसी के हवाले से आज भी वजाहत आ रही थी उनका वो ब्रॉडशीट का हिस्सा नहीं है, कट्स की बात हो रही है। वैसे जो कावे मुसावी हैं उनके मुतनाज़ा बयानात भी सामने आ रहे हैं। वंस फॉर ऑल इस मामले को कैसे, वैसे कितनी बदनामी की बात है पाकिस्तान की कि पाकिस्तान के टॉप पॉलिटिशियंस हो, बिजनेसमैन हो, उनके बाहर इतने मिलियंस ऑफ डॉलर्स के अकाउंट्स हैं और कोई मनी ट्रेल देने को तैयार नहीं है। और जब आ जाता है तो फिर वो माजी को अगर आप देखें, माजी के तनाजर में देखें तो मुआहदात हो जाते हैं, कोई बैक चैनल आपस में गठजोड़ से मामला सेटल हो जाता है। एक आम आदमी के टैक्स पेयर मेरे पैसों से $29 मिलियन अदा हो जाते हैं, और वो भी चूंकि अदालत का हुक्म था, देयर वाज नो अदर चॉइस। तो नुमान साहब, कोई क्या रूल्स ऑफ द गेम क्या सेट होने चाहिए वंस फॉर ऑल? देखिए, पहले तो इस सारा जो है ब्रॉडशीट का जो सारा इंक्वायरी है जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया, मैं आपको याद दिलाऊं कि ये शरीफ खानदान के मेजर इनका है 890 को तकरीबन $900 मिलियन के इनके एसेट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं, जिसमें फिक्स्ड एसेट्स भी और मूवेबल एसेट्स भी और कैश डिपॉजिट भी हैं।
$900 मिलियन। सर ये बाजियाब कब होंगे? नुमान वजीर साहब, पानामा में भी बात आती थी एमन फील्ड अपार्टमेंट की, आप बता रहे हैं बिल्कुल होंगे जैसे आप कह रहे हैं, ये कब आएंगे पाकिस्तान? बाजियाब कब होगा ये सब कुछ? ये बड़ा ही मुश्किल है। मुश्किल ये है, बड़ा मुश्किल है। ये मुश्किल इस तरह है कि आपकी कोई बायलैटरल ट्रीटी नहीं है यूके के साथ कि ये पैसे। देखिए ना, एक बात और मैं आपको क्लियर करता हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का कैपिटल है लंदन जी, और ये जो 14 डिपेंडेंसीज उसकी है ना, ये आइलैंड जो है, वर्जिन आइलैंड, आइल ऑफ वाइट, आइल ऑफ मैन, बरमूडा भी था, ये सारे जो है ना 5,000 ट्रिलियन डॉलर गरीबों का थर्ड वर्ल्ड कंट्री से इनके पास डूबा हुआ पड़ा हुआ है। और जब आप यूके गवर्नमेंट से बात कहते हैं ये तो हमारी डिपेंडेंसी है, ये तो हमारा उन पर कंट्रोल नहीं है। और सारे कंट्रोल होता है, मीटिंग होती है, सीक्रेट मीटिंग लंदन में होती है, दुनिया सारे थर्ड वर्ल्ड का, अफ्रीका का, बाकी मुल्कों का पैसा इनके पास जमा हुआ है। तो मेरे ख्याल में जो कहते हैं ना कि लंदन इज द बिगेस्ट मनी लॉन्ड्रिंग हेवन इन द वर्ल्ड, यस इट इज। ये पैसा उनके पास पड़ा है, उनसे अगर ये पैसा यूके की गवर्नमेंट से निकलता है ये तो चीख उठेंगे। तो ये पैसा के पाकिस्तानियों का नहीं, सारे ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज का पैसा उसके बाद जमा किया। तो ये पैसा वापस आना, तो शरीफ खानदान वगैरह ने तो बहुत अच्छी तरह, ये तो शेल कंपनीज बनाई हुई है, वहां कामा लिया हुआ है, दुबई में लिया हुआ है, उधर की बात, उधर चीज सामने आनी नहीं है, पकड़ा ही नहीं जाना। तो ये वापस आना तो मेरे पर्सनल नजरिए में ये वापस आना बिल्कुल मुश्किल है। ये पैसा है मुश्किल जब तक यूके गवर्नमेंट ये फैसला ना, अगर सिर्फ पाकिस्तानियों का नहीं है, ये दुनिया भर के लोगों के पैसा इन्हें जमा किया हुआ है, तो या तो सबको वापस करेगा जो बहुत बड़ा, वो जो था ना, जो पहले कहते थे सन नेवर सेट्स द इंपीरियल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, अब वो खत्म हो गया। अब उन्होंने फाइनेंशियल जो है ना, फाइनेंशियल ये सारे दुनिया के जो करप्ट पैसों का वो पैसा जमा करके, अभी भी इसके सन नेवर सेट्स ऑन द ब्लैक मनी, द लॉन्डर्ड मनी ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। अब तो बस ये फिर इसका मतलब आपकी बात से मैं ये मतलब अखज़ कर सकता हूं कि ये नेमिंग और शेमिंग तक की बात महदूद रहेगी। मेरे तो ख्याल में अल्लाह करे कि सारा पैसा वापस आ जाए, अल्लाह करे, आवाम का पैसा है, हम भी चाहते हैं। आप सही कह रहे हैं, नेमिंग एंड शेमिंग तक की बात रह जाएगी, नेमिंग एंड शेमिंग तक रहेगी। और जी, ये गैरतमंद कौम है, ये देखेगी कि ये आदमी का चीज सामने, तो आइंदा इन लोगों को जो भी कामरान साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये हम फॉरेन में जो अकाउंट्स रखे जाते हैं उसका दूसरा मामला फॉरेन फंडिंग, सर ये बताइएगा, आप वकील भी हैं, ये फॉरेन फंडिंग और प्रोहिबिटेड फंडिंग में क्या फर्क है? और ईसीपी में कल क्यों कर आप लोग एहतजाज करने जा रहे हैं जबकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के अंदर केस भी लड़े जा रहे हैं, तीनों जमातों के हैं? अब मालूम नहीं कि आप लोगों की जमात फजल रहमान साहब ग्रुप की भी कोई फॉरेन फंडिंग का केस सामने आता है या नहीं, लेकिन पीपल्स पार्टी का भी केस है, पीएमएलएन का भी है, पीटीआई का भी है। आज पीएमएलएन और पीपीपी की पेशी थी और फिर कल पीटीआई की पेशी है, आप लोग फिर बाहर एहतजाज करने जा रहे हैं। तो ये मामला फॉरेन फंडिंग हो, फॉरेन अकाउंट्स हो, ये कब संभलेगा सर पाकिस्तान में? कब हम जो है वो ऐसे इश्यूज की तरफ आ जाएंगे जो कि जिनके कोई नताइज भी निकले और कोई लोगों को टेंजेबल आउटकम भी नजर आए? कामरान साहब। हाँ, उससे पहले एक छोटी सी बात का और जवाब दे दूं। जी, इन्होंने कहा कि जी वो नेमिंग और शेमिंग तक रहेगा ना मामला, और अल्लाह करे तो अगर अल्लाह, ये सारा मामला हमने अल्लाह पे छोड़ना था तो पीटीआई का जो बयानिया था, जो नैरेटिव था, वो तो ख़त्म हो गया ना। इन्होंने कहा था ना कि हम 200 अरब डॉलर लाएंगे, तो 100 अरब जो है ना, जिन्होंने पैसे लेने हैं उनके मुंह पे मारने थे, 100 अरब डॉलर जो ना वो हम सब के मुँह पे मारने थे। तो वो 100 अरब डॉलर वाले मामला, वो जो उनके मुँह पे मारना था वो भी ख़त्म हो गया, हमारे मुँह पे मारना था वो भी ख़त्म हो गया। यानी अब चलिए आगे चलते हैं। अब इसके बाद इस मुल्क में आप कह रहे हैं कि ये फॉरेन फंडिंग वाला मामला, इस मुल्क में इंसाफ लेने के लिए भी जो है ना वो आपको एहतजाज करना पड़ता है। अच्छा, देखिए इंसाफ लेने के लिए कौन गया हुआ है? इंसाफ लेने के लिए उस पार्टी का अपना बंदा गया हुआ है। और कब गया हुआ है? 6 साल, एटलीस्ट 6 साल कबल किया हुआ है। 6 साल से एक मामला पेंडिंग है, मामला दुरुस्त भी हो सकता है, मामला गलत भी हो सकता है, ये दो बातें हो सकती है ना, मिसकंसेप्शन भी हो सकता है। तो अगर ये दुरुस्त है, गलत है, कोई यहाँ पे मिसकंसेप्शन है, तो इसमें इलेक्शन कमीशन को ये मामला डिसाइड करना था ना। तो वो 6 साल में अगर कोई डिसाइड नहीं हो रहा, जिस काम के लिए महीने के लिए जो ना वो टाइम फिक्स हुआ था कि जी ये रिपोर्ट आएगी 1 महीने में, वो 1 महीने में नहीं आ रहे। 23 दफ़ा जो है ना वो शायद उसमें हाई कोर्ट जा चुके हैं। हर रोज़ तारीख ली जा रही है, हर रोज़ तारीख ली जा रही है, किसी बात का जवाब नहीं दिया जा रहा, कंसीलमेंट है। तो उसमें आप अल्टीमेटली कौम को एहतजाज करना पड़ रहा है और एहतजाज के नतीजे में ये केस फिक्स हो रहा है, ये उससे भी बुरी बात है।
पहले तो ये कि केस को फिक्स करवाने के लिए एहतजाज करना, और दूसरा एहतजाज के नतीजे में केस का फिक्स होना, और तीसरी बात यह कि जो एहतजाज करने आए थे उनका केस उससे पहले फिक्स कर देना। तो ये इस मुल्क में जो है ना, अगर इंसाफ का म्यार है तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। फिर तो वो यही है ना कि वो कह रहे हैं कि जी वो जो पैसे हैं, जो लूटे हुए पैसे हैं, वो अल्लाह ही लाए तो अल्लाह लाए, तो ये तो फिर इंसाफ भी फिर ये अल्लाह के हवाले कर देते हैं। फिर उसके लिए भी अदारों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो अगर ये सच पे हैं, हक पे हैं, बात बड़ी आसान सी है कि जनाब दूसरों को तो रोज कहते हैं ना रसीदा कटो जी, रसीदें लाओ, मनी ट्रेल दे दो, हर एक को कहा रहा है ना, वो भाई तुम भी तो मनी ट्रेल दे दो ना, आप भी तो रसीदें ठीक है, निकाल वो दो ना। मैं नुमान साहब से ये पूछता हूं। वो ये भी ला के जी जो ना नुमान वो साहब से लोगों पूछता के हूं, मैं मुंह पे आपसे मारे। सवाल कर रहा हूं सर, ये बताइएगा पीपल्स पार्टी और नून लीग को भी अपनी रसीदें देनी चाहिए फॉरेन फंडिंग के हवाले से, आप समझते हैं? कामरान साहब, कामरान साहब। जी बिल्कुल देनी चाहिए, सबको देनी चाहिए। देखिए इसमें सेक्शन 204 है, अच्छा। ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से, मेंबरशिप फी, कंट्रीब्यूशन एंड डोनेशंस, ये है सर। और उसके बाद जो है ना, वो जो ऐसे पैसे जो आए होंगे ना जो प्रोहिबिटेड है, उसको वो कन्फिस्केशन हो सकती है इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, और वो उसके लिए जो है ना मैनर जो है वो प्रिस्क्राइब्ड है। और फिर अगर फेडरल गवर्नमेंट चाहे तो वो पार्टी जिसको प्रोहिबिटेड फंडिंग हुई हुई है उसके खिलाफ रेफरेंस भी फाइल हो सकता है, और रेफरेंस के नतीजे में उसका फिर वो अल्टीमेट ये हो सकता है, वो पार्टी जो है ना वो ख़त्म हो सकती है, और ठीक। उसके जो मेंबर होते हैं वो उनकी मेंबरशिप जो है ना वो सीज हो जाएगी। तो ये इसका अल्टीमेट रिजल्ट है। तो 6 साल जो है ना, वो 6 साल क्या काफ़ी नहीं है? उसमें एक इलेक्शन वो तो पिछले वाला गुजर गया, उसमें मेंबरशिप थी नुमान किसी साहब, की, ठीक है, नुमान साहब एक ये मेंबर की बताइएगा। आधे से ज्यादा पीरियड ये गुजर गया। जी नुमान साहब ये बताइएगा, ये 6 साल में उनका आपको का केस नहीं हो सका, आप लोगों के जो फरूख हबीब साहब हैं वो पीएमएलएन और पीपीपी के खिलाफ भी गए हुए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि आपके और उनके केस में फर्क ये कि आप ही के एक फाउंडिंग मेंबर अकबर एस बाबर ये केस लेकर गए हैं। तो नुमान साहब आप तो बड़ी खुली और दो टोक गुफ्तगू करते हैं, सर इसको 6 साल इल्तवा का शिकार रहना चाहिए था या जल्द फैसला हो जाए? देखिए अकबर साहब तो हमारे फाउंडिंग मेंबर बिल्कुल थे, बट ही इज डिफेक्टेड, ही इज नो मोर इन पीटीआई, और वो तो पीटीआई के खिलाफ हर फोरम पर हर जगह लगे बोलते रहते हैं। जहां तक हमारा 6 साल की बात करते हैं, हमने तो अपने 40,000 मेंबर्स की डेटा भी आपको दे दिया कि दुनिया में हमारे ये मेंबर्स है, ये मेंबरशिप फीस हमने दी है, ये डोनेशन की, हमने सारों को बात बता दिया। अब है कि हमने पीपल्स पार्टी हो गया, पीएमएलएन हो गया, जेयूआईएफ हो गया, ये भी अब आ गए कोर्ट में, ये भी इलेक्शन कमीशन में आ गए, ये भी आकर अपना 40,000 नहीं तो 20,000 लोगों को तो नाम देना, ये हमारे मेंबर से इतना पैसा दिया है। इनका तो कोई खाता ही नहीं है। ये तो वो जाते हैं ना, वो जो इनकम टैक्स में ऐसे लोग होते हैं जिनका कुछ होता ही नहीं, वो एक सिंगल लाइन स्टेटमेंट देकर अपना खत्म करते हैं। ये तो वो लोग हैं जिनके अभी पीडीएम के जो जलसे हो रहे हैं, इस जलसों पर करोड़ों रुपए खर्च किया जा रहा है। किधर से पैसा आ रहा है, किधर से खर्च कर रहे हैं? ये बस यही कहते हैं कि बस हम तो, वो ड्राइवर मुफ्त कर रहा है, पेट्रोल पंप मुफ्त पेट्रोल डाल रहा है, पेट्रोल पंप, ये इसके सही बातें करते हैं। तो हमने तो 40,000 लोगों का डेटा दिया, ये भी आकर दे ना। वाई हमारा पीटीआई का कर देखे, पहले होता क्या था, हम जरा ऑनेस्ट, रिलेटिवली मोर ऑनेस्ट, 95% हम ऑनेस्टी से काम करते हैं, 5% मिस कैलकुलेशन गलती हो जाएगी। इन्होंने तो 1% भी हिसाब नहीं दिया ना। ये कुछ तो हिसाब देना कि इनके पास पैसा किधर से आता है। लेट आया जो भी है, शुरू किया हमने तो 5 साल 6 साल देते गए ना, ये कुछ तो देना शुरू कर। जब तक सालों का सामने आएगा, रेस्ट एश्योर्ड इनके बाद में जो फैसला होगा सारी पार्टीज पर यूनिफॉर्म ट्रीट हो जाएगा। ये नहीं होगा कि सिर्फ कि जेयूएफ को या पीएमएलएन को या पीटीआई को, सबको बराबर के हिसाब से ट्रीटमेंट की जाएगी, सबकी फंडिंग देखी जाएगी, सबने प्रूव करना है, सबने बताना है कितनी कितनी फंडिंग करें, तो चीज फिर क्लियर होगी, फिर पता चलेगा कौन ठीक है कौन गलत है, और फिर क्लियर होगा पीएमएलएन किधर स्टैंड करती है, पीपल्स पार्टी किधर करती है, पीटीआई किधर करती है। रेस्ट एश्योर्ड पीटीआई का सबसे बेहतर अकाउंटिंग प्रोसीजर और डिटेल्स दिए जाएंगे। कामरान मुर्तजा साहब, वो नुमान साहब कह रहे हैं कि पीटीआई ने तो 40,000 अकाउंट्स का जो डाटा है वो शेयर किया है, और आज मौलाना फजल रहमान साहब कह रहे थे कि ये मदर ऑफ ऑल जो इशू है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा सर, आप लोग समझते हैं कि इस मामले से आप टेक्निकली नॉकआउट कर सकते हैं हुकूमत या पीटीआई को, इसलिए इसके लिए एहतजाज किया जा रहा है? क्योंकि अब तो आपकी जो लॉन्ग मार्च है वो 31 जनवरी के बाद, आज तो मौलाना साहब ने 27 फरवरी तक का शेड्यूल दे दिया, अब उसके बाद आएगी। अब सारा फोकस कल का एहतजाज और फॉरेन फंडिंग केस है। कामरान साहब ये समझा जाए? नहीं, इसमें देखिए जो तारीख होती है उसमें उसकी बहुत सारी जहतें होती हैं,
और बहुत सारे जो है ना वो वे ऑफ अटैक्स होते हैं, उसमें जो है ना मुख्तलिफ तरीक़ों से हम अटैक कर रहे हैं। उसमें वो सारे मामला भी चल रहे हैं, वो आपने आज देखा होगा, शेड्यूल आ गया मज़ीद जलसों का कि कहाँ कहाँ पे जलसे करने हैं। और उसमें कुछ चीज़ें और भी जो है ना वो जो अंदर इजलास में तय हुई हैं वो शायद मुमकिन डिस्क्लोज़ न की गई हों या मुनासिब समझा गया हो कि उसको डिस्क्लोज़ नहीं करना। उसमें कुछ चीज़ें जो है ना वो पार्टी हेड का जब इजलास होगा तो उसमें वो कुछ कन्फर्म चीज़ें, कुछ कन्फर्म बातें लेके आएंगे। अब इसमें जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आएंगे उस पार्टी हेड में, वो कहाँ चले गए? वो तो आप लोग की छेड़ी बन गए। कामरान भाई माजरत कथा कलामी के लिए, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी किसी नशिस्त में आएंगे? अब तो छेड़ी बन गए कि वो आपसे सवाल हमेशा पूछा जाता है कि वो कहाँ है, कल के एहतजाज में भी नहीं है। नहीं, देखिए सारा कुछ जो शुरू हुआ है, बिलावल भुट्टो ने जो है ना, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसको होस्ट किया था। उसके बाद जो है ना ये मामला शुरू हुए हैं, तो वो जो उन्होंने शुरू किया था, जिसकी इब्तिदा उन्होंने की थी, उसको वो कैसे छोड़ सकते हैं? या पिछली दफा भी आपके साथ सर हो गया था ना, हैंड हो गया था, फिर तना तो नहीं रह जाएंगे। इसमें एक संजीदा एक नहीं, कोई हैंड नहीं करते, फिक्र ना करिए। एक संजीदा बात मैं आपको जो है ना बता दूं। बताइए। संजीदा बात यह है कि फॉरेन अकाउंट्स जो है ना वो जो ये अभी 23 निकल आए हैं अभी इनके पीटीआई के, और उसमें इमरान खान साहब ने एफिडेविट दिया हुआ है, और वो गलत एफिडेविट दिया हुआ है कि उनके अकाउंट्स जो है ना वो 7 हैं या 8 हैं। वो एफिडेविट जो है ना वो इसको जब आप लिंक करके देखेंगे, और सादिक और अमीन साहब का, मोहम्मद सादिक और मोहम्मद अमीन साहब का, तो वो जो है ना वो आपको फिर जो है ना वो सादिक और अमीन जो है ना वो नहीं रहेंगे। वो सादिक और अमीन जो है वो उनके उसमें सदाकत में और अमानत में जो है ना वो काफ़ी फ़र्क आ गया होगा। तो इसको ज़रा इसके साथ मिला के देखिएगा जो इनका जवाब है और जो इनका एफिडेविट है, और वो इमरान खान साहब का शायद अपना एफिडेविट है। क्यों नुमान साहब, आज तो प्राइम मिनिस्टर साहब तर्जुमानों के इजलास से खिताब करके कहते हैं फॉरेन फंडिंग मामला उठाना खुशाइंद है, पीटीआई को माफिया ने स्पॉन्सर नहीं किया। ये 23 अकाउंट्स की कोई बात कर रहे हैं और एफिडेविट की बात कर रहे हैं। कामरान मुर्तजा साहब, कोई आपको इनसाइड इंफॉर्मेशन है इस हवाले से? मुझे इसके बारे में कोई पता नहीं कि 23 है या 7 एफिडेविट है क्या है, लेकिन मुझे ये पता है कि डिटेल्स हमने जो दी है, 40,000 लोगों की डिटेल्स दी है, जिसने फंडिंग की है, सबका दिया है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है सामने, अकाउंट्स भी हैं, डिटेल्स भी हैं, सब चीज़ हमने। हो सकता है कोई 5% 10% कोई मिस हो गई चीज़ें, वो हो सकती है, लेकिन इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं है। ऑन द अदर हैंड बाकी पार्टीज का तो ये आलम है कि उनका कुछ, वो तो इलेक्शन करते हैं, इलेक्शन कैंपेन में करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर देते हैं, ब्लैक मनी है, करप्शन का पैसा है, जिधर चाहे लगाई जाओ। हमारे पास तो फॉर्चुनेटली अल्लाह का बड़ा शुक्र है, पीटीआई के पास तो कोई करप्ट प्रैक्टिसेस या मेल प्रैक्टिसेस या कोई 2 नंबर या ब्लैक मनी नहीं है कि हम इसको खर्च करते जाएं और ऐसा लगे रहे, सारे एक्टिविटीज भी करते रहे, पीडीएम के जलसे भी किए जाए, लोगों को 1000 रुपए दिहाड़ी भी देते रहे कि आकर जलसे में शरीक करो, फिर भी लोग नहीं आते, मदरसों से भी लोग ले आते हैं। ये सॉरी, आप वी विल नॉट इंडल्ज के स्कूलों से लोगों को उठाकर लाना, इस किस्म की चीजें हम नहीं करते। अल्लाह ने बचाया, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि हम इस कामों में नहीं रखते। ईमानदार पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, मुल्क को जो बेहतर करना चाहते हैं उस पार्टी से ताल्लुक रखता है। इंशाअल्लाह आपने पीटीआई का आजकल जो देखने जो हो रहा है, मैं आपको रेस्ट एश्योर्ड कहता हूँ, मेरे आप आज सुन लें बात, आपको ना पीपल्स पार्टी ना पीएमएलएन या जेओएफ अगले 10 साल में नजर नहीं आएगी गवर्नमेंट के अंदर। इनके अगले 10 साल तक नजर नहीं आएगी कामरान साहब? अगले 10 साल तक नजर नहीं आने वाले आप लोग? जी, अगर सिलेक्टर्स इनके साथ रहे तो कोई भी नजर नहीं आएगा। अल्लाह पाक रहम करे, मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, 2.5 सालों में ये इन्होंने और सिलेक्टर्स ने मिलकर, हम तो इनको भी मोर्द इल्जाम नहीं ठहराते, हम तो उनको लाने वालों को मोर्द इल्जाम ठहराते हैं। वो तो असल तो जो वक्त आएगा तो असल जो है ना लोग उंगलियां उनकी तरफ कब आएगा सर? ये तो आप लोग की तहरीक जो है चल रही है, आपने कहा वक्त आएगा। जिम्मेदार तो वो है, हम तो उनकी तरफ देख रहे हैं कि उन्होंने क्या किया और इस मुल्क को खराब करने में उनका क्या किरदार। तो अब आपने जो कहा है, तो आप लोगों की लॉन्ग मार्च अगर वो हुई फरवरी के एंड में या मार्च में, वो इस्लामाबाद की बजाय पिंडी जाएगी या बिलावल साहब वाली इस्लामाबाद आएगी? देखिए, ये पार्टी के हेड्स डिसाइड करेंगे। वो पिंडी भी हो सकती है, वो इस्लामाबाद भी हो सकती है, वो मगर उसको डिसाइड करेंगे सरबराही इजलास में, और जो भी उसमें तो तय होगा वो उस अमल भी होगा। उस रवि का शिकार नहीं है कामरान साहब? ये अमल हुआ था, हमने आके बात सुन लीजिए, हमने आके सुप्रीम कोर्ट के सामने कपड़े तो नहीं लटकाए हुए थे ना, जिसमें शलवारें भी थी और कमीजें भी थी। मेरा सवाल ये है कि अब आपकी जो ये मूवमेंट है, उससे आगे जो ना एक गमला भी नहीं टूटा था।
कामरान साहब, ईमानदारी के साथ बहुत स्लो नहीं हो गई अब ये पीडीएम की सारी मूवमेंट जो है? अब वो एंटी इसराइल रैली, फिर यौम यकजहती कश्मीर रैलीज, अब तो आप इस पर आ गए हैं। पहले तो बहुत ही रफ्तार तेज थी, अब तो आप सिद्ध के दिल से बताए रफ्तार बिल्कुल हर रोज ठंडे माहौल में ठंड नहीं पड़ गई। वजीरों को जिस मामले पे हर रोज चार वजीरों को बात करनी पड़ती है, क्या वो स्लो होती है? हर रोज जो है ना, आप देख लीजिए कि इनके पास कोई और टॉपिक है, इनके पास कोई मुल्क की तरक्की का कोई टॉपिक है, इनके पास मुल्क की गवर्नेंस का कोई टॉपिक है, कोई और इशू इनके पास है। हर रोज 4, 5, 6 वजीर जो है ना, वो बमा सूबाई वजीरों के, वो सिर्फ उनको पीडीएम जो है ना, ख्वाब में भी वो नजर आते हैं, रात को सोते में भी वही आ रहे हैं, जागते में भी वही आ रहे हैं। इनके नुमान साहब, आपकी भी ऐसी कैफियत है? तर्जुमानों की मीटिंग्स में भी वही आ रहे हैं। देखिए, नुमान साहब, आपकी भी यही कैफियत है जो बता रहे हैं? मैं दो चीजें बात करता हूँ। एक तो ये बार बार सिलेक्टेड कहते हैं ना, साफ साफ बात करें, क्या सिलेक्टेड का मतलब? आप कहते हैं हमारे साथ पीटीआई की गवर्नमेंट के साथ एस्टेब्लिशमेंट हमारी बात हमारे मर्जी के मुताबिक चल रही है, हम कोई गलत चीज नहीं कर रहे, हम जो मुल्क के मुफाद में वो बात कहते हैं। एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, ये ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ है, मिलिट्री हमारे साथ है, क्योंकि हम सही मुल्क के मुफाद में काम कर रहे हैं, हम कोई करप्शन नहीं कर रहे। मेरा सवाल इनसे है कि क्यों नहीं ये एस्टेब्लिशमेंट या ब्यूरोक्रेसी या फौज इनके साथ क्यों नहीं थी? क्योंकि इनमें अपना ही प्रॉब्लम था कि दे वर नॉट सिंसियर। अब उनको सबको नजर आ रहा है, तीनों को, एस्टेब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, सबको नजर आ रहा है कि ये हुकूमत जो है ना, ये जेन्युइन हुकूमत है, साफ हुकूमत है, करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं होती, बेहतर करती जा रही, चीजें बेहतर होती। और बेहतर कि मैं आपको फाइनली, आप बिफोर यू कट आउट, मैं आपको बताऊं हालात आज क्या थे। आज जो सेनेट में बात हो रही थी, इकोनॉमी की बात हो रही थी, इकोनॉमी में आपका कहाँ, आप तो 200 करोड़ रुपए हर महीने, आप 200 करोड़ डॉलर हर महीने आपको नुकसान होता था करंट अकाउंट डेफिसिट में। अब वो पहली दफा जाकर 200 करोड़ नुकसान खत्म होकर 40 करोड़ डॉलर महीने का में प्रॉफिट शुरू हो गया है। एक्सपोर्ट्स हमारी बांग्लादेश, इंडिया की कम हुई है, पाकिस्तान का आप सबको मुबारक हो, पाकिस्तान को मुबारक हो, PMLN को, पीपल्स पार्टी को मुबारक हो। 18% ज्यादा हुई है पिछले महीने, गाड़ियों की सेल 43% ज्यादा हुई है। ईज ऑफ डूइंग 136 से आप 108 नंबर पर आ गए हैं। अच्छा, स्टार्टिंग बिजनेस आपका 58 पॉइंट्स अच्छा हो गया है। करंट अकाउंट है 20 साल बाद ठीक हो, एक्सपोर्ट्स बेहतर है, स्टील मिल को पेमेंट कर दिया हमने, टेक्सटाइल सेक्टर सारा उठकर खड़ा हो गया, डिजिटल पेमेंट शुरू कर दी, टेरिफ जो TRF टेम्पररी इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो हमने दिया लोगों को, बिजनेसमैन को दिया, खुद बिजनेस उठकर खड़ा होना शुरू हो गया, लोगों को रोजगार मिलनी शुरू होगी। ये सारी चीजें सबको नजर आ रहा है, एस्टेब्लिशमेंट को नजर आ रहा है, ब्यूरोक्रेसी को नजर आ रहा है, मिलिट्री को नजर आ रहा है। इनको क्यों नहीं नजर आ रहा है नुमान साहब? हाँ, गुड क्वेश्चन। इनको क्यों नहीं नजर आ रहा? क्यों इनकी आंखें, इनके सामने को नजर आ रहा है कि ये खत्म हो गए। अच्छा, इनके अगले 10 साल ये नजर नहीं आएंगे। मैं आपको गारंटी देता हूं, मार्क माय वर्ड, ये मिनिमम 10 साल तक कोई पार्टी खड़ी। मेरे तो अफसोस इसका है कि इतना हमें कोई अपोजिशन ही नहीं मिलेगी। सेनेट में स्वीप कर जाएंगे हम, और नेशनल असेंबली में स्वीप कर जाएंगे, ये नजर ही नहीं आएंगे कहीं। चलें, ये तो आप काफी बड़ा दावा कर रहे हैं, ये हमारे प्रोग्राम में रिकॉर्ड हो गया कि सेनेट में भी आपको स्वीपिंग मेजॉरिटी मिल जाएगी। ये नजर नहीं है कि वक्त मेरा खत्म हुआ जाता है। कामरान मुर्तजा साहब, आपका बहुत शुक्रिया। सेनेटर नुमान वजीर साहब, आप दोनों बहुत मेहमान का बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, ये तो हमारी सियासत की हालात रहे जिसका हमने अहाता करने की कोशिश की। अब हम आपको सेकंड सेगमेंट में जो भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी, उसने जो व्हाट्सएप कॉल की और जिस तरह वो लीक हुई और जिसमें बताया गया कि किस तरह भारत ने एक फॉल्स फ्लैग, मन घड़त एक ऑपरेशन किया, पुलवामा में अपने फौजी मारे, मुद्दा पाकिस्तान पे डाला और बालाकोट का जवाब बनाकर एक वहाँ पर हमला करने की कोशिश की, इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस किया। पूरी दुनिया में ये तासुर दिया कि पाकिस्तान की जानिब से मुबैना तौर पे ये टेररिस्ट अटैक कराया गया है। वहाँ से उनकी खुशनुदी हासिल करके नरेंद्र मोदी साहब ने ये हरकत की और जिसका अब ये खुलती जा रही है बात, EU डिसइंफुल लैब की रिपोर्ट्स, ये अर्नब गोस्वामी की सारा जो ढोंग रचाया गया था, ये नरेंद्र मोदी साहब को इंतखाबात जितवाने के लिए जनाब अली किया गया था और उन्होंने 2/3 मेजॉरिटी हासिल कर ली। भारत का पर्दा चाक हो रहा है। हम लोगों को पूरी दुनिया को अब ये बताना है, बता भी रहे हैं, ज़्यादा मरबूत और मुनज़्ज़म अंदाज में बताना होगा कि भारत का ये असल चेहरा और ये उसके काम है। तो लिहाजा इसको एक रोक स्टेट का स्टेटस देना चाहिए, जो अपने सहाफ़ियों, अपने मुख्तलिफ थिंक टैंक से मिलकर ये तमाम हरकतें कर रहा है। इसके लिए हमें इंटरनली भी चौकन्ना और चौकस रहना होगा। सब कुछ हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। एक छोटा सा वक्फा, दोबारा लौट के आते हैं। प्रोग्राम सच के साथ रहिए।
अंकल जी, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। पर ख्याल रखना किसका है? गैस के बिल का। गैस के मुसलसल इस्तेमाल से बिल तीसरी स्लैब पर 3 गुना बढ़ने के अलावा छठी स्लैब पर 18,000 रुपए तक पहुंच सकता है। इसलिए ठंड लगे तो गर्म कपड़े पहनिए और ज्यादा लगे तो मुजर सेहत गैस हीटर की बजाय इलेक्ट्रिक हीटर का इस्तेमाल कीजिए। SNGP, सर्दी आ गई है, ख्याल रखना। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमें ज्वाइन किया है मारूफ दिफाई तजिया निगार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब ने। उनको वेलकम करते हैं और उनसे हम गुफ्तगू करेंगे भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी की जो व्हाट्सएप गुफ्तगू और मैसेजेस लीक हुए हैं इंडियन ब्रॉडकास्टिंग जो ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के सरबराह, जिसमें 2019 का जो पुलवामा वाक़या था उससे 3 रोज़ कबल ये गुफ्तगू लीक हुई है और जिसमें ख़ुद वो अपनी चैनल की रेटिंग बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। तो इससे तो वाज़े तौर पर एक दफ़ा फिर EU डिसइन्फो लैब के बाद ये चीज़ वाज़े होती है कि मोदी सरकार मीडिया के ज़रिए पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुहिम जोई, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के हवाले से तमाम जो उसके पास हथियार हैं वो इस्तेमाल कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी और दफ्तर ख़ारजा के जो हमारे तर्जुमान हैं उन्होंने इस खबर के ब्रेक होने, इसके मंजर-ए-आम पर आने के बाद पूरी दुनिया को, आलमी दुनिया को याद करवाया है कि भारत और किस तरह मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी इलेक्शन कैंपेन को के लिए इस्तेमाल किया बालाकोट पे, जो उन्होंने एक फ़िज़ाई हमला किया था जिसमें हमारे कौवे और दरख्त जो हैं वो मारे गए थे और उसको इस्तेमाल करके फिर मकबूजा कश्मीर में आर्टिकल 370 और 35A को भी मनसूख किया। तो इस हवाले से ज़रा जानने की कोशिश करेंगे कि अब हमारा क्या रद्द-ए-अमल तो सामने आया है, आलमी दुनिया का क्या रिएक्शन होना चाहिए और हमें इसको कैसे फॉलोअप करना चाहिए, क्योंकि देयर सीम्स अ मेथड टू मैडनेस। यही सवाल जो मेरा छोटा सा तज्जिया है जनरल साहब आपके सामने मैं रखूंगा। हमें अब क्या करना चाहिए और किस तरह ये जो मेथड टू मैडनेस था इसको ये खुद से बेनकाब हो रहा है, दुनिया को इस पे क्या रिएक्शन उनका मुतवक्के होगा, मजीद हम फॉलोअप के लिए क्या कर सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसके कॉन्सिक्वेंसेस आप देख लीजिए कि एक तो ये कि इसी के नतीजे पे बालाकोट का एक्शन हुआ जी, तो एटमी कुव्वतें एक दूसरे के सामने थी, जंग बढ़ जाती तो आप सोचिए कि खित्ता तबाह हो जाता। इसी तरह आप देखिए कि पाकिस्तान को दुनिया में बदनाम करने का काम किया गया, उसमें टेररिज्म का किस्सा आया, FATF में जो केस था उसको तकवीयत मिली। ये वो सारी चीजें हैं जो पाकिस्तान कॉन्सिक्वेंसेस फेस करता रहा। भारत के नुक्ता निगाह से देखें तो 40 लोगों को इन्होंने खुद मरवाया और ये सिर्फ यही नहीं, 20 इन्होंने उड़ी में मारे खुद अपने मामला के लिए और इसी तरह इन्होंने 5 या 6 तो पठानकोट में भी मारे थे। और उससे पहले अगर मैं बॉम्बे के वाकये की तरफ चले जाऊं तो 162 लोग इन्होंने खुद मरवाए सिर्फ अपनी फॉरेन पॉलिसी को सपोर्ट करने के लिए। तो इन हालात में जो इलेक्शन हुए पुलवामा के बाद वो भी भारत के जाली इलेक्शन आप समझे। अब हमारा जहां तक ताल्लुक है, हम अपने लिए एक तो दुनिया के सामने झूठ जो है वो लेके जाना चाहिए ताकि हम अपनी क्रेडिबिलिटी को बहाल कर सकें। और उसका तरीका यह है कि जब पुलवामा का वाकया हुआ तो उसी दिन शाम तक 3-4 मुल्कों ने, जिसमें अमेरिका, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया वगैरह शामिल थे, जिन्होंने कहा कि जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, यानी भारत हक रखता है, उसको हक हासिल है पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करने का। इन हालात में हमें इन मुल्कों से ना सिर्फ एहतजाज भी करना चाहिए कि आपने तो शवाहिद देखे ही नहीं थे, अब ये चीजें खुल रही हैं तो आपके पास क्या रेमेडी है, क्योंकि आपकी शह पे पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया। ये तो अलग बात है कि अल्लाह के फजल से हमने वो संभाल लिया, लेकिन उसके नताइज बुरे भी हो सकते थे। तो एक तो इन मुल्कों को कन्फ्रंट करना चाहिए जो भारत के बात पे आंखें बंद करके यकीन करके और उन्होंने ये खुली छुट्टी दी, खासतौर पर अमेरिका को आप देखिए, तो हमें उनसे गिला भी करना चाहिए, एहतजाज भी करना चाहिए और उनके सामने लेके जाना चाहिए। ठीक। दूसरा, हमें इसका लीगल पहलू देखना चाहिए जी, कि एक आपकी सोवरेनिटी जो वायलेट हुई उसका एक कानूनी पहलू है। क्या हमें जी जी जनरल साहब, आप कानूनी पहलू के हवाले से बताना चाह रहे थे, मैं चाहूंगा उस पर भी जरूर रोशनी डालिएगा, वो भी बड़ा अहम है। आप जाएं, FATF का मामला भी आपको बताना चाहिए, जहां ये
आपके ऊपर ये इल्जाम रहा कि जनाब आप दहशतगर्दी करवाते हैं, इस वजह से उसकी फंडिंग होती है, ये जो भी, तो हमें भारत का अब इन सारी चीजों को हमें कंबाइन करना चाहिए डिसइंफो लैब की जो रिपोर्ट है उसके साथ, जो हमने अपना डोजियर तैयार किया था उसके साथ, और फिर जो ये चैट आपने देखी है इसकी अर्नब गोस्वामी की। अगर इन सारी चीजों को रखा जाए तो आप देखेंगे कि आपको थोड़ी रिसर्च करनी पड़ेगी, लेकिन लिंकेजेस डेवलप होंगे और हमें जाके यूनाइटेड नेशन और यूरोपियन यूनियन को भी पकड़ना चाहिए, बताना चाहिए कि उनको एक मुल्क इतना झूठ बोल के बेवकूफ बना देता है, तो क्या उनकी फैसला साजी इसी तरह होती है कि कोई भी मुल्क उनको उनके सामने जाली एनजीओ ले आए, उनके जरिए तकरीरें करा के और अपनी मर्जी के फैसले करा के ले जाए? ये जरा मेहनत का काम है, लेकिन अगर हुकूमत करे तो मेरा ख्याल है कि वो अदारे अपनी क्रेडिबिलिटी और इज्जत बचाने के लिए लाजमन भारत के खिलाफ कोई एक्शन करेंगे, वो यूरोपियन यूनियन हो या यूनाइटेड नेशन हो। तो एक तरह से जनरल साहब हम ये कह सकते हैं कि ये चार्जशीट है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि ये आलमी दुनिया के लिए भी एक चार्जशीट है। जैसे आपने कहा कि उन ममालिक बिलखसूस अमरीका, वहां तो अब चेंज ऑफ लीडरशिप भी हो रही है, 20 जनवरी को नौ मुंतखब सदर जो बाइडन जो है अपने ओहदे का उठा लेंगे, और भारत के अंदर भी इससे भी आवाज उठनी चाहिए। मैं देख रहा था उनकी जो अपोजिशन पार्टी, उन्होंने तो कहा है कि इस पर इंडियन सुप्रीम कोर्ट को नोटिस लेना चाहिए और इसकी तहकीकात करवानी चाहिए, बिकॉज इट हैज ब्रॉट अ वेरी बैड नेम टू इंडिया। नहीं, वो ऐसे कह रहे हैं, ये देखें ये मिल जाएंगे सारे इस पे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत का सुप्रीम कोर्ट, उनकी अदालतें वो भी इन लाइन है। इसमें देखें सबसे ज्यादा जो खतरनाक चीज है, जो ऑपोजिशन को भी वहां नोटिस लेना चाहिए सर भारत में, वो है कि इसके सारे मोदी के सारे इस खेल में, उसकी सारी साजिश में उनके बिपिन रावत हो या ये नरवाने या वगैरह, ये जो इनके चीफ्स हैं, ये शामिल थे। क्योंकि इन्होंने अब जो जैसे ये स्ट्राइक प्लान की हुई थी, जिसका 3 दिन पहले अर्नब को पता था जी, ये तो एयर हेडक्वार्टर में प्लान हुई होगी ना, उनको पता था, इसको कैसे पता लगा? और ये जो इसी तरह सर्जिकल स्ट्राइक का झूठ बोला था, वो बिपिन रावत ने करवाया था। वो मोदी की सियासत को देखते हैं इस तरह कि अगर मोदी कायम रहता है तो इनकी तरक्कियां होती रहेंगी, इनको भी फल मिलेगा उसका, लिहाजा वो मोदी के इस झूठ में पूरी तरह शरीक हैं। ये तो भारत के अवाम को समझना चाहिए कि ये सारा टोला मिलकर उनको बेवकूफ बना रहा है। वैसे तो भारत इसकी कीमत चुकाएगा, क्योंकि भारत तबाह हो गया। अब देखिए नफरतें वहां फैल गई। मोदी ने जो कुछ किया है उसके नताइज किसी वक्त पे जो खुल के सामने आए, आज चाइना के सामने फंसे पड़े। ये मोदी की कारस्तानी थी। अगर वो यूनियन टेरिटरी ना बनाता, ये एक तरफा काम ना करता, तो मेरा नहीं ख्याल कि चाइना कभी ये काम करता। चाइना ने इनको यही सबक दिया है कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी, अगर उसके ऊपर तुम यूनिलेटरली कुछ कर सकते हो तो हम भी करके दिखा सकते हो तुम। तो ये भारत को जो तबाह करने वाला आदमी है वो यही है। किसी वक्त पे जाके तो लोगों को समझ लगेगी। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा, बिल्कुल हमें EU डिसइंफो लैब, फिर बलूचिस्तान में जो मच का इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ, फिर ये जो अर्नब गोस्वामी की जो गुफ्तगू है जिसमें वो बाकायदा, मुझे ताज्जुब है कि यहाँ तक बात हुई कि वो खुद अपनी चैनल की रेटिंग बढ़ाने के लिए कह रहा है कि BRAC के चीफ को कि पाकिस्तान से मुतल्लिक बड़ी खबर की पेशगी इतला है। तो जनरल साहब, जो हमारा डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिनेरियो है, हम तो इस वक्त एक दूसरे के खिलाफ बहुत ज्यादा हुए हैं। कल भी इस्लामाबाद में एहतजाज होने जा रहा है। दूसरी तरफ भारत की इस सतह की प्लानिंग, तो हमें इनवर्डली क्या करना चाहिए सियासी सतह पर? इस पे कोई बात, इस पे डिबेट हो। EU डिसइंफो लैब भी उन्होंने जो है वो सामने आई, ये बात भी खुद खुल के सामने आ गई। हमें कैसे इस मामले को इंटरनली पॉलिटिक्स को देखते हुए आगे बढ़ाना चाहिए? देखिए, जहां तक इंटरनल पॉलिटिक्स का ताल्लुक है, ये ज्यादातर करप्शन की वजह से लोग बिल्कुल इस वक्त खुदगर्जी पे उतरे हुए हैं। यहाँ पे कोई भी मुल्क के बारे में तो सोच ही नहीं रहा। अब जितनी बातचीत सुन रहे हैं, लेकिन बहरहाल एक किस्सा था जहां से शुरू हुई है बात, वो ये कि जनाब इलेक्शन में रिगिंग हुई थी। मैं बार बार मैं तो ये रिकमेंड करता हूं, हुकूमत को सोचना चाहिए, वो चीफ जस्टिस को एक चिट्ठी लिखें और उनको कहें जी कि एक जुडिशियल कमीशन बना दें, और ऑपोजिशन को 11 जमातों को कहें कि जी आप जो रोना रो रहे हैं कि रिगिंग हो गई, ले आए सबूत जो भी हैं ला के रख दें सामने। ठीक, मेरा अपना अंदाजा है कि ये 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा सारा किस्सा। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने सबूत मांगे, सबूत तो है कोई नहीं। असल चीज तो वही है कि भाई आपके करप्शन के मुकदमात हैं, आपका मसले मसाइल बहुत हैं, ये सारे लूटमार की वजह से घिरे हुए हैं अपने प्रॉब्लम्स में, और उससे जान छुड़ाना चाह रहे हैं। अब ये अगर हुकूमत अक्लमंदी का है, अगर कोशिश करे तो ये सारा किस्सा निपट सकता है वहां।
आपने बिल्कुल ठीक है कि गवर्नमेंट को इस सिलसिले में इस तरह के इकदाम उठाने चाहिए। मेरा सवाल यह था कि क्या वजह है कि हमारी जो सियासतदान और सियासी जमातें हैं, मैं उनकी हुब्बुल वतनी को चैलेंज नहीं कर रहा, लेकिन भारत की जानिब से मुख्तलिफ अशकाल सामने आ रही हैं जिस किस्म के थ्रेट वो हमें हमारे लिए है, बिलखसूस विद नरेंद्र मोदी एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसमें हमें इस हवाले से कोई, एक तो आपने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब को चिट्ठी का कहा, इन मामलात पर EU डिसइंफो लैब, ये जो व्हाट्सएप कॉल है, इसके अलावा जो DGISPR और वजीर खारजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किस तरह भारत पाकिस्तान के खिलाफ ट्रेनिंग कैंप्स में लोगों को ट्रेनिंग दे रहा है, इसमें कुछ संजीदा बहस होनी चाहिए, सेनेट इजलास हो, कौमी असम्बली हो, कुछ इस पे बातचीत, कोई मुकालमा भी होना चाहिए ताकि इस हवाले से भी कोई पॉलिसी ज्यादा सामने आए वाज़ेह तौर पे। नहीं, वो होगी नहीं। देखें, आपने जितना भी देखा है, पार्लियामेंट जब ये फाल थी, काम भी कर रही थी जी, तो झगड़ा किन चीजों पे होता था कि जी फलां का प्रोडक्शन ऑर्डर दिया है, फलां का नहीं दिया। मैंने तो नहीं देखा कि ये पूरे 2.5-3 साल में पार्लियामेंट में कोई ऐसी चीज डिस्कस हुई थी जैसे मैं ये कहूं कि वो हमारे कौमी मुफाद की थी। FATF के बारे में जब कवानीन बनाने का मसला आया तो आपने देखा कि ये बाइकआउट शुरू हो गए, क्योंकि उस वक्त वो अपने NRO का किस्सा करना चाहते। ये बड़ी बदकिस्मती है, बड़ी बदकिस्मती है कि यहाँ पे कोई भी कौमी इश्यूज के बारे में तो आप नहीं सोच रहे, जबकि मुल्क को बाहर से बहुत बड़े बड़े खतरात 2-4 हैं जी। आप अगर सारे खिते की सूरत हाल को समझें तो नई सफाराई हो रही है, जैसे जिस तरह इजराइल मिडल ईस्ट में घुस रहा है और खलीजी रियासतों में, तो इंडिया है, ये हमारे यहाँ अफगानिस्तान से जो कुछ कर रहे हैं, ये सारा खिता अगर आप देखें तो इसको डिस्टेबलाइज्ड है। इसको स्टेबल करने के लिए हुकूमत के हाथ मजबूत होने चाहिए थे, लेकिन वो बदकिस्मती के इस वक्त नहीं है। और ये कहना कि जी हमें किसी से हुब्बुल वतनी का सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, हुब्बुल वतनी और होती क्या है? आपके अमाल हैं, आपके काम हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप जाके दुश्मन से पैसे लेके उसके लिए काम कर रहे हो। आपकी हमाकत से, आपकी गलती से, आपकी सोच से, किसी से भी अगर कोई ऐसा काम होता है जिससे दुश्मन को फायदा पहुंचता है तो आपकी हुब्बुल वतनी कहां गई फिर? ठीक है जज साहब, अब ये मुझे बताएगा, ये आपने सही कहा कि इस हवाले से हमें इस तमाम चीज़ों से काफिल होने चाहिए। ऑन एक्सटर्नल फ्रंट आपने कहा कि जिन ममालिक ने जो बड़ी पावर्स हैं, सुपर पावर्स हैं, पुलवामा अटैक के बाद ये कहा था, जो एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था, कि दे हैव द राइट टू रिएक्ट, और रिएक्ट भारत ने किया। आपने कहा कि उनके सामने भी केस ले जाना चाहिए। आप समझते हैं कि वो हम जो डोजियर लेकर जाएंगे उस पे संजीदगी का इजहार करके भारत को पराया या रोक स्टेट की तरफ लेकर जाएंगे, या आप समझते हैं कि वो इक्तिसादी उनके आपस में मामलात है और ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल जो है गेम है, रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं, इससे वो बेरुखी इख्तियार करेंगे? देखिए, ये बड़ा जुर्रत का काम होता है कि कोई दुनिया में कोई शख्स या कोई मुल्क अपनी गलती तस्लीम करे जी। मेरा नहीं ख्याल कि वो करेंगे। पाकिस्तान को यही कहेंगे कि हम देखेंगे, देखते हैं, जायजा लेंगे, लेकिन होगा क्या कि अगर भारत कभी सोच रहा आइंदा कोई ऐसी हरकत करने का, तो फिर उसको बाहर से हमायत स्ट्रेट अवे नहीं मिलेगी। ओके, ये आप इसको यूं ले लीजिए कि जो वाकया हो गया वो तो शायद हो ही गया, लेकिन उसको सामने रखते हुए हमने मेहनत ये करनी है कि भारत का आइंदा एतबार न किया जाए। आइंदा अगर भारत इस तरह को कोई इल्जाम आयद करने की कोशिश करे तो वो 10 दफा सोचे, क्योंकि इंटरनेशनल उसको जो हमायत मिली वो ना मिलेगी। अब ये हमारे प्राइम मिनिस्टर अक्सर औकात कहते रहते हैं कि जी भारत फिर प्लान कर रहा है कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करने का। ये बिल्कुल ठीक है, ये वो हवा में नहीं बातें कर रहे होते, ये पूरी इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे है और भारत करेगा, क्योंकि मोदी एक बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ है। चाइना का वो कुछ बिगाड़ नहीं सका जी, इकोनॉमी तबाह हो गई, ऊपर से कोरोना का उसने मिस हैंडलिंग की और उसकी वजह से बात भी बड़ी हुई पड़ी है, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है वहां पे। तो इन हालात में उसके पास एक ही हरबा रहता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ करके, झूठ सच बोल के अपने लोगों को फिर इकट्ठा करे और अपनी हमायत हासिल करे। ये वो चीज है जो वो करेगा, और उसके लिए सब बंदी यही है कि आज आप बड़ी कुव्वतों को ये बावर करा दें कि ये झूठ बोलते हैं। वो आज आपको पिछले वाक़े के बारे में तो कोई रिलीफ नहीं देते, ना दें, लेकिन लाजमी बात है कि वो अपने अमल के बारे में सोचेंगे कि आइंदा क्या उनको भारत की बात पे आंखें बंद करके यकीन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। टुवर्ड्स द एंड ये लास्ट थर्सडे हमने देखा ब्रिटिश पार्लियामेंट में जबरदस्त किस्म की बहस हुई, जो भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में जिस तरह इंसानियत सोच मजालिम ढाए जा रहे हैं, और उस पर 10 से ज़ायद वजीर समेत 10 से ज़ायद मेंबरान ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बड़ा खुलकर भारत के खिलाफ इजहार भी किया। आप समझते हैं EU पार्लियामेंट में भी इसको उठाना चाहिए, US कांग्रेस में भी उठाना चाहिए, जो हमारे कॉकसेस हैं और जो एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है, जो कश्मीरी डायस्पोरा है, वो इसमें सरगर्म रोल अदा कर सकते हैं? जनरल शोएब साहब,
बिल्कुल, इसमें एक्चुअली कोई भी आपको रास्ता मिले, कोई भी ओपनिंग मिले, कोई ऑप्शन नजर आए, वो सारी अवेल करनी चाहिए। यहां पे पाकिस्तान में विजिटर्स आते हैं, ये बड़ा अच्छा हुआ कि पिछले दिनों ये टर्की के फॉरेन मिनिस्टर वगैरह आए हुए थे, आज़रबाईजान जो एलामिया जारी किया उसमें हमने इसका जिक्र किया कि ये इस तरह जो हमसाया मुल्क हैं वो टेररिज्म करा रहे हैं, वरना पहले भारत ये करवाता था। तो हमें कोई भी विजिटर आ जाए कोई, तब भी आपके डायस्पोरा जहां बाहर बाहर हैं उनको चार्ज करके, दूसरी हुकूमतों को ब्रीफ करके, हमें कोई भी ऐसा ओपनिंग, कोई ऐसी ऑप्शन जो सामने नजर आए उसको छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये एक नैरेटिव की जंग होती है दो मुल्कों के दरमियान। भारत भी कोशिश करेगा आपके इन मामलों के ऊपर अपना झूठ सच बताने के लिए दुनिया को, लिहाजा आपको भी मेहनत करनी होगी, वरना उनका झूठ प्रिवेल करे। बहुत बहुत शुक्रिया लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शुएब साहब हमसे गुफ्तगू करने का। बड़ा आपने बजा फरमाया कि ये नैरेटिव की जंग है, बयानिए की जंग है, और भारत जो बेनकाब हो रहा है मुख्तलिफ जगहों पर, जिस किस्म की वहाँ पर पाकिस्तान मुखालिफ प्लानिंग की जाती है, पाकिस्तान को इस अपॉर्चुनिटी को इस्तेमाल करना चाहिए। और जो भारत का असल चेहरा वैसे तो पूरी दुनिया पे बेनकाब है, लेकिन अगर जो नहीं भी देखना चाहते उनको दोबारा उनकी जहन साजी करने के लिए, सेंसिटाइज करने के लिए बार बार ये चीज़ें दिखानी चाहिए। और हम समझते हैं कि हमारे जो पाकिस्तान के अंदर भी सियासी जमातें हैं, वो जहां उनकी हुकूमत के खिलाफ अपनी शिकायत हैं, साथ में ये जो मामलात हैं जो कौमी सिक्योरिटी और कौमी इंटेग्रिटी से मुतल्लिक हैं, इस पर एक होकर एक वाज़े पैगाम भी जरूर देना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया को यह पता चल सके कि अपनी अंदरूनी इख्तलाफात एक जगह, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पाकिस्तान तो पाकिस्तान हमेशा सबसे सर फहरिस्त है और होना भी चाहिए। मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सामने आई है। उनका एक बहुत ही बदनाम ज़माना, मैं मारूफ नहीं कहूँगा, बदनाम ज़माना सहाफ़ी है जो कि मुग़ल्लिज़ात भी मीडिया पे बकरा होता है पाकिस्तान के खिलाफ, उसकी वीडियो कॉल, व्हाट्सएप कॉल और उसकी जो गुफ्तगू थी वो लीक हुई है। इसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा इसको डेसिमिनेट करना चाहिए, पूरी दुनिया में पता चले कि भारत का असल चेहरा क्या है। प्रोग्राम सच के साथ में आपको गुफ्तगू कैसी लगी? फेसबुक और ट्विटर पे अपनी राय से नवाजिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रहे, सेफ रही। तो आपसे मुलाकात होगी कल इंशाल्लाह 10:05 पर। तब तक के लिए सैयद अनवारुल हसन और सच के साथ की पूरी प्रेशर टीम को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।